नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग है आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, बज चुके हैं सुबह के 6 और जब भी सुबह के 6 बजते हैं तो आज के अखबार में यानी कि हर रोज हम लोग दैनिक जागरण के पटना संस्करण को करते हैं कवर अप। और आज के अखबार में बिल्कुल कुछ हम कह सकते हैं कि हाँ, जैसे कल के अखबार की तरह थोड़ी बोरिंग अखबार नहीं है आज के अखबार में कुछ अच्छी खबर है। तो आइए जरा बिना समय को गवाए हुए करते हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सारे के सारे लोग क्लास के लिंक को कॉपी करके जितने भी आपके दोस्त महीम, सखी, सहेली और जो भी आपके स्टोलिटिक ग्रुप्स हैं उनमें क्लास को शेयर कर दें और वीडियो को जरूर सारे बच्चे लाइक कर देंगे। तो चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है और आज की ताजा तरीन खबर और आपके चाय के साथ आज की अखबार को अगर हम देखें तो पहले पेज पे हमारे दैनिक जागरण के पटना संस्करण पे दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ये ऑपरेशन सिंदूर तो आपको बताते चले आसान भाषा में। बेसिकली आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले पहलगाम हमले में कई सारे निर्दोषों को मारा गया था पाकिस्तान द्वारा बैक्ड आतंकवादियों के द्वारा, और उसी का एक प्रतिरोध है। और हमारा प्रतिरोध उनके मासूमों को मार के नहीं, हमारा प्रतिरोध है आतंकवाद के खिलाफ, हमारा प्रतिरोध है आतंक को मार करके। हमने पाकिस्तान के मासूम लोगों को नहीं मारा, हमने पाकिस्तान की सेना को नहीं मारा, क्योंकि हमें पता है उनके भी बच्चे हैं, उनके भी कोई पत्नी है, वो भी कहीं ना कहीं अपने घर के लिए कमा रहे हैं। हमने मारा है तो आतंकवाद को, हमने खत्म किया है तो आतंकवाद को, और हमने हमारी जो पहल है वो आतंकवाद को खत्म करने की है। तो उसी से रिलेटेड यह आर्टिकल है। 25 मिनट में 9 ठिकाने ध्वस्त हुए और 70 आतंकी ढेर हुए। यहां से काम की खबर आपके लिए यह नजर आ सकती है कि जैश और लश्कर कौन से बेसिकली हम कह सकते हैं कि आतंकी संगठन है जिनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर का यह किया गया था। तो लैस मतलब कह सकते हैं जैश और लश्कर दो आतंकी संगठन है। इन दो आतंकी संगठनों के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से प्रेरित है और उन दोनों के ऊपर, इन दोनों संगठन के ऊपर, जो आतंकी संगठन है इनके ऊपर हमला किया गया है। इसके अलावा इस पेज से एक और खबर है, आपको बताते चले। मेरे पीछे इस डायग्राम में आप सब लोग तस्वीर देख सकते हैं कि ये वो 9 जगह है, 9 ठिकाने हैं। बेसिकली ये ज्यादातर जगह जो है पीओके पे है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे। हमारा ही कश्मीर है बट पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, या यूं कह लीजिए गुलाम कश्मीर है। उन लोग के कश्मीर, उन लोगों ने इस पे अपना कब्जा कर रखा है। वहां के लोग तो चाहते हैं हमारे इधर आ जाना, कौन चाहेगा आतंकवाद के साथ रहना। तो एनीवेज, तो ये वाली खबर है पहले पेज पे। इसके बाद अगर हम लोग अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो अगले पेज पे हमारे क्या खबर है, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। अगले पेज की तरफ अगर हम बढ़े तो अगले पेज पे हमें नजर आता है कि 100 किलोमीटर अंदर जा करके हमने अटैक किया। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नजर में आ सकते हैं। यहां से जैसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि भाई प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट है कि लश्कर और जैसे जो है ये दो आतंकी संगठन जिनके ऊपर हमने हमला किया था। बाकी इस पेज पे अगर हम देखें तो इस पेज में एक काम का आर्टिकल यह है कि भाई देश जो है पहलगाम आतंकी हमले के बदले का इंतजार 15 दिन से कर रहा था। इंतजार बेचैनी में बदली, वही सारी चीजें हैं, कुछ आर्टिकुलेशन है। इन आर्टिकुलेशन को एक बार आप लोग पढ़िएगा। हालांकि ये जो जगह है जहां पे अटैक हुआ इसका डिटेल एनालिसिस से यहां पे दिया गया, जिसको मैंने अगले पेज पे लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन पहले खास क्यों है। तो यह ऑपरेशन खास इसलिए, कुछ पॉइंट जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, GS1 सेक्शन नंबर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यह ऑपरेशन सिंदूर खास क्यों है। तो भारत ने पहली बार जैशे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय पर हमला किया, इसीलिए खास है। दोनों आतंकी संगठन भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेवार हैं। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में 21 आतंकी ठिकानों की सूचना दी थी, इसमें से 9 ठिकानों को चुना गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत में पहले हो चुके आतंकी हमलों के लिए जिम्मेवार आतंकी संगठनों को भी निशाना बनाया गया। पहले के हमलों को ऐसा नहीं किया गया है। इससे पहले पहली बार एक साथ 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया आतंकवाद के खिलाफ। यह भारत के सबसे घातक हमला था और आतंकी ठिकानों पर लगातार 25 मिनट तक हमले किए गए। हमले में भारतीय सेनाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो यह इसलिए इस बार का खास है। इसके बाद अगले पेज पे, यानी कि इसी पेज पे अगर आप देखिएगा तो ये आतंकी ठिकानों का एक मैप दिया हुआ है। यह बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारी सीमा से 15 किलोमीटर अंदर, कहीं कोई 30 किलोमीटर, और बेसिकली इन सीमाओं के ऊपर हम आगे बढ़ के हमला किए। इसमें मरकज सैयदत बिलाल जो कि मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरी डेक्यू, साथ ही साथ बहावलपुर, नरोवाल, बरनाला, कोटली और मुजफ्फराबाद, इन सारे जगहों पर आतंकी ठिकाने हैं। इन सब जगहों पर हमने हमला किया। इसके अलावा एक और यहां पे पेज पे अच्छी तस्वीर है। यह बेसिकली तस्वीर इस चीज को लेकर के है
कि 1947 से हर बार भारत से मुंह खा चुका है पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच का एक जो युद्ध का सिलसिला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये देश ही बना था युद्ध करके, ये देश ही बना था खून खराबे करके, तो वहां पे शांति कैसे हो सकती है। तो दोस्तों यह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाएगा, साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यह खबर जोर पे है, जो भी चीजें खबरों जोर पे रहती है वहां से क्वेश्चन बनने के आसार है। तो एक बार इस आर्काइव्स को देख सकते हैं कि 1947 में काबलियत का हमला हुआ था और यहां पे मुंह की खाया था। 1965 का ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिब्राल्टर कौन से ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो 1965 के उस वाले उससे रिलेटेड है। इसके बाद 1971 के युद्ध में एक नया देश बन गया बांग्लादेश, और उसके बाद 2016 में भारतीय सेना के बेस पर हमला, और फिर हमने मुंह की खाया 1999 का कारगिल युद्ध, वहां भी हमने जीता, और 2019 का पुलवामा हमला, वहां पे भी हमने जीत हासिल की। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले पेज की तरफ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन से भारत और इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दर्शाया गया है कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का इजराइल ने किया है समर्थन। इजराइल की तरफ से भारत के इस अभियान को समर्थन आ चुका है। तो इजराइल और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप इस पॉइंट्स को देख सकते हैं, और अगर कहीं आप नोट्स बनाते होंगे भारत और इजराइल के इंटरनेशनल रिलेशन क्या, तो उसमें आप इन पॉइंट को ऐड कीजिएगा कि हाँ भाई, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है इजराइल ने हमें समर्थन दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के 18 एयरपोर्ट बंद, 200 उड़ानें की गई रद्द। तो ये बेसिकली कुछ खास खबर नहीं है, बट हाँ ऐसे ही डाल दिया मैंने, जस्ट फॉर ए सेक ऑफ नॉलेज अवेयरनेस मैं आपको बता दिया हूं। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पेज बिहार के गवर्नेंस के एक जबरदस्त चोट है। बेसिकली एक खबर है कि गोपालपुर में पकड़ी गई नकली शराब की फैक्ट्री। अब ये खबर कहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस खबर का इस्तेमाल आप बिहार के ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कर सकते हैं, इसको पढ़ करके। इस खबर का इस्तेमाल आप क्रिटिसिज्म में कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका एक थीसिस और एंटीथेसिस दोनों आना चाहिए। थीसिस यानी कि कोई क्वेश्चन है उसके फेवर में कोई और उसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट, एक केस स्टडी के रूप में। तो इसको आप एज ए केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भैया बिहार में शराबबंदी है तो आखिर क्या कारण है, कितना ज्यादा शराब लोग बेच रहे हैं, लोग बना रहे हैं और लोग पी भी रहे हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हुए हर एक प्रकार के आर्टिकुलेशन को आप यहां पे एक डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक जबरदस्त तरीके से आप इन सारे पहलुओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बुझ सकते हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले पेज पे हमारा देखा जाए तो अगले पेज पे यहां पे एक खबर है। खबर यह है, ऑब्वियस बात है कि भाई बोरिंग रोड का खबर है। कल मॉक ड्रिल हुआ था, आप सबको पता है, और इस मॉक ड्रिल पे अलग से मैंने एक वीडियो भी आज बनाई है, मतलब देख लीजिएगा आप लोग चैनल पे कि बिहार के किन किन जगहों पे हुआ। बाकी बताते चले, पटना, बेगूसराय, बरौनी, बेगूसराय का बरौनी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इन 5 जगहों पर, पटना के अलावा हम कह सकते हैं कि मॉक ड्रिल हुआ था। किशनगंज भी, यहाँ पे मॉक ड्रिल और ब्लैक क्लाउड जो आपके ब्लैक आउट हुआ था, यानी कि अंधेरा हुआ था, इसका समर्थन मिला है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस मॉक ड्रिल में बिहार के कौन कौन से जिले थे या कौन कौन से जिले नहीं थे। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत, क्योंकि करंट में है तो हम लोगों को छोड़ना नहीं है। तो अब इससे बात है, इसको देख लेंगे कि कौन कौन से वो जिले हैं जो जिले इस ब्लैकआउट में जिनको चुना गया था बिहार से। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज से जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मिली थी नकदी। यह बिहार के या भारत के जुडिशरी सिस्टम पे एक हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म है। इसका आप इस्तेमाल GS2 में सेक्शन नंबर 1 जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें कर सकते हैं कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मिली थी नकदी, आखिर क्या था इसका वजह। तो इसको हम देख सकते हैं, जस्टिस वर्मा ने पद छोड़ने के लिए कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस खन्ना और 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। तो इस वाले केस को आप पढ़ करके एक एंटीथेसिस तैयार कर सकते हैं कि अगर ज्यूडिशरी भी इस तरीके से बिक सकता है तो किस प्रकार से न्याय मिलेगा। इसको हम बेसिकली अपने थीसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी निगेटिव वाला जो केस स्टडी है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और करंट का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप केस स्टडी लिखते हैं तो वो आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा एज देता है और आपको अच्छा रिलेवेंट, अच्छे मार्क्स के तरफ बढ़ा देता है। इसी पेज पे एक और खबर है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अब टेस्ट क्रिकेट में यानी कि व्हाइट कपड़े पहने हुए रेड बॉल क्रिकेट में आपको नजर नहीं आएंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान, अब पूर्व कप्तान कहना पड़ेगा, रोहित शर्मा पर्सनली मेरे मनपसंदीदा खिलाड़ी थे। ऑब्वियसली बात है, मतलब मनपसंदीदा खिलाड़ी थे, और मतलब विराट कोहली सबको अच्छा लगता है, बट हाँ मुझे रोहित शर्मा ज्यादा अच्छे लगते हैं। विराट कोहली तो सबका फेवरेट है, बट रोहित शर्मा इज द वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर। और वो टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखेंगे, हालिया फॉर्म उनकी खराब चल रही थी। चैंपियन बल्लेबाज, जबरदस्त कप्तानी और एक लीडर। अब ऑब्वियस सी बात है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को कर दिया है अलविदा। हालांकि आप लोग के लिए अच्छी खबर, जो रोहित शर्मा फैन है,
या फिर भारतीय क्रिकेट के फैन है, रोहित शर्मा फैन मैं नहीं कहूंगा, क्रिकेट फैन मैं कहूंगा कि रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट में आपको देखते हुए नजर आएंगे और आईपीएल में भी नजर आएंगे। आपने इन दो महिलाओं को, भारत की बेटियों को जरूर देखा होगा, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोइंका सिंह। इन दोनों की तस्वीर आपने देखी होगी। तो सैन्य पराक्रम के साथ ब्रीफिंग के जरिए भी दिया आपसे, अभी काफी ज्यादा खबरों में है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोइंका सिंह ने भारतीय पत्रकारों को दी जानकारी। तो बेसिकली मेरे इस तस्वीर लगाने का मतलब था कि एटलीस्ट आप देखिए, इंस्पायर्ड होइए, और क्या पता क्वेश्चन भी आ जाए। जब क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार में 70वीं बीपीएससी में कि पहली ट्रांसजेंडर महिला जो एसआई बनी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये बिहार की बेटियां, बिहार नहीं मतलब भारत की बेटियां हैं, बट दीज वेयर द थिंग। इनके पास और भी चॉइसेस थी। कोई कहता है कि भाई मिलिट्री में लड़ना झगड़ना, या फिर ये फिजिकल टाइप के कामों को या इस टाइप के हार्ड वर्क को मेन के लिए डोमिनेटेड है। लेकिन आप देख सकते हैं, तो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट पेज पे मुझे कोई काम की खबर नजर नहीं आ रही है, तो इस नेक्स्ट पेज को अपन लोग स्किप करेंगे। कोई ऐसा काम की खबर इस पेज पे नहीं है। अगले पेज की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगले पेज पे भी ऐसा कुछ काम का खबर तो नजर नहीं आ रहा है, तो इसको भी अपन लोग को क्या कर देना है, स्किप कर देना है। बाकी पटना एयरपोर्ट हाई अलर्ट पे, नॉट सो रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगले पेज पे एक काम की खबर आ रही है। काम की खबर क्या आ रही है, तो टूरिज्म से आ रही है। तो अब देखते हैं, टूरिज्म जो है, टूरिज्म अपने आप में एक जबरदस्त इंडस्ट्री है। हालांकि जैसे एक मैरिज इंडस्ट्री है, विवाह का इंडस्ट्री। आपको पता है कि भारत में, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जितना बच्चों की पढ़ाई पे नहीं खर्च किया जाता है, खासकर लड़की पॉइंट ऑफ व्यू के, लड़कियों के पढ़ाई पे, उससे 3 गुना ज्यादा उसकी शादी पे खर्च किया जाता है। दैट वाज अ रिपोर्ट। तो वैसा ही कुछ एक टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो रेलवे कराएगा शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े स्थलों का भ्रमण। तो रेल के माध्यम से करे चारों धाम की यात्रा और 7 ज्योतिर्लिंग का दर्शन। तो गर्मियों को छुट्टी में अगर आप चारों धाम का यात्रा करना चाहते हैं, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं, तो रेलवे आपको दे रहा है सुनहरा मौका। भारतीय रेलवे की ओर से इसके लिए भारतीय गौरव ट्रेन का नाम क्या है, भारतीय गौरव ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन करेगा रेलवे की ओर से। भारत गौरव ट्रेनों के माध्यम से उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वर और पश्चिम में द्वारका की यात्रा, जो हमारे 4 धाम हैं, इन चारों धामों की यात्रा कराई जाएगी। इस ट्रेन का शुभारंभ 27 मई से हो चुका है, 27 मई से किया जाएगा, सॉरी। इन ट्रेनों की यात्रा 17 दिन की होगी और यह ट्रेन कुल 8,425 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे। 7 ज्योतिर्लिंग भी गौरव ट्रेन यात्रा इसकी व्यवस्था होगी। और मई के माह में सभी गुरुवार को या मतलब कि रद्द रहेगी। राजगीर खिलाड़ी, राजगीर से स्पेशल, ये सारी चीजें जो है यहां पे आपको समक्ष नजर आ जाता है। और ये आपके खबर है, तो थोड़ा आप देख सकते हैं कि भाई टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस टाइप की चीजें जो है किया जा रहा है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, अगले पेज की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो यहां पर बिहार के हेल्थ सिस्टम को थोड़ा झकझोरने वाली एक खबर है, केस स्टडी है ये वाला खबर। हालांकि मैंने इसको कवर नहीं किया, बट इसको आप देखिएगा कि भाई किस प्रकार से एक सफाई कर्मी ने प्रसव, यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे का आना होता है उसको करवाया। तो किस प्रकार की नेग्लेंसी है हमारे राज्य में, इस पे सोचने समझने वाली बात है। तो इसको हम केस स्टडी के रूप में, और एज ए व्यक्तित्व का एक निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हम सब सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक व्यक्तित्व का निर्माण, एक पर्सनालिटी का एक टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ चल रही है, तो इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद 54 वर्ष बाद गुजा सायरन, रुकी गाड़ियों की रफ्तार। अब यह खबर क्यों रिलेवेंट है, तो यह बेसिकली एक नॉस्टैल्जिया देती है। और वो कहते हैं ना, जंग एक ऐसी चीज है, पुरानी यादों को ताजा करना। लास्ट टाइम 1971 में लड़ाई हुआ था, और उस 1971 की लड़ाई के दौरान पटना सिटी में यह सायरन बजा था। और इस सायरन के बाद अब वापस से 54 वर्षों के बाद ये सायरन गुजा, रुकी गाड़ियों की रफ्तार। और जंग अच्छी चीज तो नहीं होती है, लेकिन क्या किया जाए, परेशान कर रखे हैं लोग, तो करना पड़ता है। लेकिन जंग तो ऑब्वियस सी बात है, कौन चाहता है जंग। अगर वो नहीं करते ये इस प्रकार की घिनौनी हरकत, तो हम क्यों करते ऑपरेशन सिंदूर, ऑब्वियस सी बात है। तो ये थोड़ा सा चीज है, इसको हम देख सकते हैं। 1951 में एक लास्ट टाइम हुआ था। अगले पेज पे महज और महज सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन ही विज्ञापन है, इस पे कुछ काम का चीज नहीं है। इसके अगले पेज पे भी विज्ञापन ही विज्ञापन है, और इस पे भी कुछ ऐसा कुछ काम का चीज नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगले पेज पे एक जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है, जो हमारा सांप्रदायिकता जागरण जो है, इस पेज पे एक हमारे लिए काम की खबर है। और काम की खबर क्या है, तो आतंक के प्रतिकार की प्रतिबद्धता। अब यह आर्टिकुलेशन को आपको पढ़ना चाहिए, श्रीराम चौलिया के द्वारा लिखा गया है।
और इसमें एक साथ 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर भारत ने यह कड़ा संदेश दिया है कि आतंक से जूझने में वह कोई भी जोखिम उठाने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने एक तीर से 2 शिकार किए। सबसे पहले तो इस अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया कि पहलगाम या ऐसी तरह की किसी भी घटनाओं के लिए जिम्मेवार जो जिहादियों को, उनके लिए सजा भारत के पास है। और जिस उन्नत प्रौद्योगिकी, सटीक हथियार और पूरी दक्षता के साथ भारत ने पाकिस्तान के भीतर जवाबी हमला किया है, उससे कोई संदेश नहीं रह गया कि आतंकवाद अगर पंख पसोरेगा तो भारत की ओर से उन्हें कतरने में कोई कोताही नहीं होगी। और सीधे शब्दों में कहें तो भारत ने पाकिस्तान के समक्ष स्पष्ट किया है कि किसी भी दुस्साहस से पहले सोच ले कि इससे उसकी कितनी कीमती चुकाने पड़ेगी और वह कब तक अपनी दुर्गति कराएगा। इससे पहले 2016 में उड़ी और 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने जवाबी हमले से यह दर्शाया था कि वह असपाट स्टेट नहीं है। हमलों के बाद हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठा रहेगा, हमला वो वापस से करेगा। साथ ही साथ इस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को ललकारा है कि अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा चुनौती को देखते हुए वह अपनी सीमा में रहे और बेहतर से रहे, अन्यथा उनके ऊपर सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। इस आर्टिकुलेशन में भारत के डिप्लोमेट रिलेशंस भारत के वर्ल्ड पावर में उभरती हुई शक्ति के रूप में भी दर्शाया गया है। इतना ये लोग चाइना करता था, चाइना भी एक न्यूट्रल पोजीशन की तरफ आ रखा है लगभग। तो इस प्रकार की परिस्थितियों को यहां पे बताया गया है, दिखाया गया है। इस एडिटोरियल को आपको पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से। इसके अलावा पाकिस्तान सैन्य प्रतिष्ठान की कुतर्कों भरी जिहादी विचारधारा को देखते हुए क्या यह सबक सीखेगा और दर्शकों से कश्मीर और इस्लाम के नाम पर चला रहे अपने छंद युद्ध से परहेज करेगा? क्योंकि जो असली इस्लाम है वो तो ये नहीं कहता है, क्योंकि ये लोग इस्लाम के नाम पे लोगों को बरगला रहे हैं और उनसे आतंकी गतिविधियां करवा रहे हैं, बट एक्चुअल में इस्लाम तो नहीं कहता है। मुझे लगता है कोई भी देशभक्त मुसलमान अगर इस देश का है या देशभक्त है या दुनिया का कोई भी अगर मुसलमान है, अगर वो सच्चा मुसलमान है, तो वो इस घृणित जो चीजें हुई है, मासूम निर्दोषों को मारा गया है, उसको कंडेम कर रहा है, उसको कंडेम करेगा। तो इन सारे पहलुओं को आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए। अगले इसकी तरफ है नेपाल की सीमा पर हाई अलर्ट। आपको बताते चले कि बिहार से नेपाल की सीमा और बिहार के 7 जिलों से नेपाल की सीमा लगती है, जिसमें से पश्चिमी चंपारण से सबसे लंबी सीमा लगती है। और बिहार के 7 जिलों की बात करें क्रमशः पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले हैं जहां से सीमा लगती है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे जीके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईस्ट टू वेस्ट इन सीमाओं का, आप इसको अरेंज कीजिए। या फिर कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है वेस्ट टू ईस्ट, या सबसे लंबी सीमा पश्चिमी चंपारण से लगती है। तो खार नेपाल के साथ हमारा ओपन बॉर्डर शेयर है, रोटी बेटी का रिश्ता है, और नेपाल से जो आतंकवाद ना आए, और बिहार भी एक हाई प्रोन्ज एरिया में पड़ेगा, तो इसलिए यहां पे हमें उस सीमा को चौकसी बढ़ा दी गई है। अगले पेज पे महज एक विज्ञापन है, अगले पेज पे वापस से विज्ञापन है, किसी काम की खबर नहीं, अगले पेज पे वापस से विज्ञापन। इस पेज पे मुझे एक काम की खबर नजर आई कि 4 साल के निचले स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल। अब कच्चा तेल क्या है? तो कच्चा तेल हमें भले ही लगता हो कि कच्चा तेल जो है, कच्चा तेल से क्या फर्क पड़ता है? कच्चा तेल से हर एक पहलू पे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तेल ही है जिसके कारण तमाम तरह की चीजें होती है। जैसे कोई भी चीज, जैसे लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, मेरा ये शर्ट है, मेरा शर्ट कहीं ना कहीं से आ रहा है, कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है। अब तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज महंगा होगा, तो इसका असर मेरे ऊपर होगा। एक नमक से लेकर के, हल्दी से लेकर के, बड़ी कार से लेकर के हर एक पहलू पे कच्चा तेल का पहल होता है। और इसी के बाद अगर हम कहें तो एक बार फिर से सोना 1000 रुपए उछलकर 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। अब सोना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर इकोनॉमिक्स टर्म को भी थोड़ा कभी कभी बता दिया करें, तो आज मैं आपको इकोनॉमिक्स टर्म बताने वाला हूं। 2 चीज में डिफरेंस आप लोग जरूर सुनते होंगे, एक होता है रियल करेंसी और एक होता है आपके टोकन करेंसी। तो रियल करेंसी और टोकन करेंसी क्या होता है? तो सोना है रियल करेंसी, सोना है रियल करेंसी। अब रियल करेंसी टोकन करेंसी में क्या फर्क है? इकोनॉमिक्स को मैं कोशिश करता हूं आपको आसान भाषा में समझाने का। सिंपल समझिए कि आप अपने मैडम जी या सर जी के साथ कभी जाते हैं गुप्ता समोसा घर में समोसा खाने के लिए, और वहां पे जाकर के किसी अच्छे समोसे में आप सब ऑब्वियस बात अपने मैडम जी या सर जी के साथ आप गए हैं, तो किसी अच्छी जगह समोसा खाइएगा, तो उस अच्छी जगह समोसा खाएंगे तो आप क्या करते हैं? आप पैसा देते नहीं होंगे, आप पहले पैसा देते होंगे, पैसे के बदले आपको टोकन मिलता होगा, उस टोकन को आप वहां जमा करते होंगे, तब आपको समोसा मिलता होगा। तो उस टोकन की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। उस टोकन की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं।
तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे पास नोट है, चाहे हमारा 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, 500 का नोट हो, 100 का नोट हो, ये सारे के सारे नोट जो है दैट वाज जस्ट लाइक अ टोकन करेंसी। आप किसी भी नोट पर उठा के देखिएगा, उसके ऊपर लिखा रहता है कि मैं इसको अदा करता हूं। उस नोट का मतलब क्या है कि आप उस नोट से उतना का सोना खरीद सकते हैं। कभी कभी आपके मन में सवाल जरूर बनता होगा कि आरबीआई बहुत सारे नोट को छाप करके सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। तो बेसिकली जितना उसके पास गोल्ड होगा उतना ही वो नोट छाप सकती है, क्योंकि गोल्ड रिजर्व पे निर्भर करता है आपका टोकन करेंसी। तो गोल्ड महंगा होना मतलब कि पैसा महंगा होना, तो इसीलिए गोल्ड महंगाई होना इज गोल्ड रियल करेंसी है। समझे मेरी बात? तो टोकन करेंसी जो आप जिसे मान के चलिए 500 रुपए का नोट है, कायदे से उस 500 रुपए नोट की क्या वैल्यू है? नथिंग। एक कागज का टुकड़ा है, प्रिंटिंग कॉस्ट उस मिला के 2 रुपया 3 रुपया बहुत हुआ, 5 रुपया होगा, 10 रुपया, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन उस 500 रुपए अगर करेंसी है तो 500 रुपए का वैल्यू 500 है, तो वो क्या, एक टोकन है। जैसे समोसा में वो टोकन होता है प्लास्टिक का, वो टोकन है और उस टोकन से आपको समोसा मिल रहा है। लेकिन रियल करेंसी क्या है? तो रियल करेंसी है गोल्ड। तो ये इकोनॉमिक्स टर्म मैंने आपको समझा दिया, रियल करेंसी और टोकन करेंसी में फर्क। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर मोमिका सिंह, ये दोनों को मैंने बता दिया, ये गुजरात से ताल्लुकात रखती हैं, सूफिया कुरैशी। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया इन सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो ये थोड़ा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो मैंने आपको यहां पे लगा दिया। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। रोहित गए, गिल हो सकते हैं कप्तान, नॉट सो रिलेवेंट, मैंने आपको बता दिया। रोहित शर्मा कप्तानी से संन्यास ले चुके हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? मिट्टी में मिल गया लश्कर के सरगना हफीज का जिहादी किला। वही चीज जो मैंने आपको बताया था कि भाई किस प्रकार से लश्करे और जैसे मोहम्मद के ऊपर हमने हमला किया, जो कि आतंकी संगठन है, और 9 जगह हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्ट्राइक किया है। इसके बारे में आप डिटेल्स इसमें जरूर पढ़िएगा। लश्कर में अफगानिस्तान में भी आतंकी शामिल है, और कश्मीर से जिहाद से ऐलान के लिए 28 मई को लाहौर में करने वाला था रैली, और ये सारी चीजों को बेचारे को शौक मिल गया इन सबको नाइट में। तो इन सारे पहलू को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़े बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहां से निकलेंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा आर्टिकल है कि सभी दलों ने पार्टी लाइन से हटकर की सेना की तारीफ। यह दिखाता है भारत की यूनिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी जो हम कहते हैं, भिन्नता में एकता या अनेकता में एकता। यह दिखा रहा है भारत की एकता कि भाई आपस में हम विचारधारा में अलग हो, लेकिन जब देश की बारी होगी तो हम एक हो जाएंगे। और हुआ भी वैसा ही कुछ कि सभी दलों ने पार्टी लाइन से हटकर की सेना की तारीफ। राहुल, प्रियंका समेत अन्य विपक्षी दलों ने, नेताओं ने किया सेना की कार्रवाई का समर्थन। हमने कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, और इसे हमने रख दिया। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला पॉइंट, जो कि आपके GS2 के सेक्शन नंबर 2 में आपके लिए रिलेवेंट बन सकता है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले पेज पे है विज्ञापन, नॉट रिलेवेंट। उसके अगले पेज पे खेलो इंडिया यूथ बेन चल रहा है, इसको आप आगे बढ़िए, नहीं सो इंपॉर्टेंट। इसके अगले पेज पे सायरन बजते ही जोगे छात्र बताया गया बचने का तरीका। इसको आप एज मतलब समझिए कि मतलब हम इसको कह सकते हैं कि किस प्रकार से एजुकेशन वाले टॉपिक में आप इसको कर सकते हैं, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता है। हम लोग का एक मिसकंसेप्शन है कि स्कूल सिर्फ एक पढ़ने की जगह है। स्कूल आपके सीखने की जगह है, जो आपके व्यक्तित्व के निर्माण को, आपके पर्सनालिटी के बिल्डअप करती है। तो स्कूल इज अ थिंग जहां से आपका पर्सनालिटी बिल्डअप होता है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप एज अ केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैकआउट के दौरान 29 मेगावाट रही खपत, मतलब खपत गिर गई, तो यह भी एक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए होगी, तो इस क्लास की पीडीएफ और न्यूज़पेपर रीडिंग और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनको पाने के लिए आप इसको स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम को, या फिर टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए BPSC कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्लास की पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहता हो तो आप कर सकते हैं। आप अगर खुद से पढ़ पाते हैं तो कोई जरूरत नहीं पेड कोर्स के लेने की, लेकिन अगर आपको किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, चीजों को आप समझ नहीं पाते, चीजों को पढ़ नहीं पाते, खुद से पढ़ के दिक्कत होती है, तो आपके लिए पेड कोर्स आपको स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाना है। स्टडी IQ के वेबसाइट पे आप चले जाइएगा तो यहां पे आपके समक्ष आएगा स्टेट PCS लाइव। स्टेट PCS लाइव में आपको यहां पे आना है, बिहार PSC का आरंभ बैच है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और आप अगर अभी तुरंत के तुरंत इस कोर्स को लेते हैं तो आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें देंगे NCERT का कोर्स, जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा।
साथ ही साथ आपको बाय नाउ पे आना है। हमारे इस कोर्स की खास बात क्या है, तो खास बात जो है उसके पहले बताने से पहले बता दें कि हमारे इस कोर्स में है क्या। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस है और 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास अगर आप मिस भी करते हैं तो आपको अनलिमिटेड नंबर टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। वन ऑन वन मेंटरशिप है, जो कि किसी भी स्टेट पीसीएस में आप जाके पता कर लीजिए, स्टेट पीसीएस में मेंटरशिप पर्सनलाइज्ड और साथ ही साथ प्रोफेशनल मेंटर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप आदि लाइव कोड, जो कि मेरा कोड है, इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, जो प्रोफेशनल मेंटर होंगे उसके अलावा मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसमें मिलेगा और विद इन 48 आवर्स आपके आंसर राइटिंग को चेक करके दे दिया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटेन नोट्स है। हैंड रिटेन नोट्स मतलब आपके क्लास नोट्स होंगे ही, पीडीएफ वाला नोट्स मिलेगा अलग से, हम लोग लिखाएंगे वो मिलेगा अलग से। इसके अलावा हैंड रिटेन नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में। लाइव क्लास है, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यहां पे अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी का इंटीग्रेटेड मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके बारे में बताते चले कि 71st बीपीएससी, जो कि आप डेफिनेटली क्लियर कीजिएगा इसके प्रीलिम्स को। जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा ये अमाउंट हम आपका वापस कर देंगे। और यहां पे आपको मेंस की तैयारी तो हम करा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए स्पेशल मेंस का बैच हम लोग अरेंज कराएंगे, जो कि आपके जैसे रैंकर्स वाले बैचों के लिए होगा, जिसके ऊपर हम स्पेशल अटेंशन देंगे। और इंटरव्यू के लिए हम आपको अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो आपका एकदम पैकेज है बीपीएससी एग्जाम निकालने का, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 2 साल की वैलिडिटी के साथ। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे पहले ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग 10 बजे सारे के सारे बच्चे। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। मैं उम्मीद करूंगा आपको इस सेशन अच्छा लगा और आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। थैंक यू।